हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपी जीके के प्रैक्टिस सेट जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026-27 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस एमपी जीके के प्रैक्टिस सेट को आप लोग ज़रूर डेली ज्वाइन करना। यहाँ पे सारे क्वेश्चन पी/क्यू मैं आपको कवर करवाऊँगी, ठीक है। साथ में आपके साइंस को मैं कवर करवाऊँगी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को। डन। तो देखिए, आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए आज के इस सेशन में मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू कवर करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, ध्यान से रीड करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ है? भोपाल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा भोपाल। अब यहाँ पर पॉइंट समझिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आपको समझना है। देखिए, भोपाल यह मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी है, याद रख लेना, ठीक है। 1956 में राज्य के गठन के समय भोपाल को राजधानी चुना गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1956 में राज्य के गठन के समय, ठीक है, किसे राजधानी चुना गया था? तो भोपाल को, ठीक है। इसे अपने खूबसूरत तालाबों के कारण जाना जाता है, इसलिए इसे हम लोग झीलों की नगरी भी कहते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठना और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद करना। एक क्वेश्चन से मैं आपको 10 क्वेश्चन कवर करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से भोपाल याद रख लेना, ये प्रशासनिक राजधानी है। 1956 में राज्य का गठन हुआ था, उस समय भोपाल की राजधानी चुनी गई थी। 2 क्वेश्चन, खूबसूरत तालाबों के कारण, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। दूसरा आता है इंदौर। तो देखिए, इंदौर यह मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है, कॉमर्शियल कैपिटल है, याद रख लेना, ठीक है। प्रशासनिक नहीं, कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक राजधानी है, ठीक है। और ये क्या है? खेल राजधानी है, ठीक है, इंदौर। डन। अब आती है जबलपुर की बात। तो देखिए, यह राज्य की न्यायिक राजधानी है, यानी कि जुडिशियल कैपिटल है, ठीक है। जुडिशियल कैपिटल है यानी न्यायिक कैपिटल है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का मुख्य उच्च न्यायालय हाईकोर्ट स्थित है, ठीक है। समझ आ गया? तो चलिए, और इसके बाद ऑप्शन डी है ग्वालियर। यह राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक राजधानी है, ठीक है। ये क्या है? राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक राजधानी है के रूप में जानी जाती है। यहाँ राजस्व मंडल यानी कि रेवेन्यू बोर्ड का मुख्यालय है, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लेना ग्वालियर के अंदर। और यहाँ पे याद रख लेना, न्यायालय यानी हाईकोर्ट स्थित है जबलपुर में, इसलिए ये क्या है? न्यायिक राजधानी है, ठीक है। समझ आ गया? डन। सारे पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ध्यान से रीड करेंगे सभी लोग, कि मध्य प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था? तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो गठन है वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। देखिए, 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य और महाकौशल क्षेत्रों को मिलाकर आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, ठीक है। इसलिए हर साल 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? जो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है वो कौन सा है? आज क्वेश्चन में थोड़े कम कवर करवाऊंगी क्योंकि थोड़ा टाइम कम है, ठीक है। आगे चल के आपकी क्लास है वो 1 आवर की रहेगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी मैं कवर करवाऊंगी, ठीक है। चलिए, तो पूछा है मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बाघ, बारहसिंगा, चीतल या नीलगाय? तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, 15 अगस्त 1947 को, इस दिन भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी, ये पॉइंट याद रखना है। उस समय मध्य प्रदेश जैसी कोई एकीकृत प्रशासनिक इकाई नहीं थी, ठीक है, याद रख लेना।
दूसरा ऑप्शन था 26 जनवरी 1950, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और देश एक गणतंत्र बना। समझ आया। उसके बाद डी ऑप्शन है 1 नवंबर 2000, इस तारीख को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन यानी विभाजन हुआ था, जिसके तहत 16 जिलों को अलग करके देश का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने पॉइंट याद रखना है। 1 नवंबर 2000 को इस तारीख को क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, जिसके तहत 16 जिलों को अलग करके देश को 26वां छत्तीसगढ़ बनाया गया था राज्य। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और देश एक गणतंत्र बना था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को इस दिन भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। ठीक है, समझ आया। उस समय मध्य प्रदेश जैसी कोई एकीकृत प्रशासनिक इकाई नहीं थी। समझ आया। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। मोर, सारस, दूधराज, तोता। राज पक्षी पूछा गया है। देखिए कई सारे लोग राज पक्षी पूछते हैं, मैंने कई सारे लोगों से रैंडम सवाल किया है तो वो राज पक्षी को मोर बता देते हैं। भाई मोर नहीं है, मोर नहीं है, राज पक्षी पूछा है इसने। तो देखिए हमारे जो मध्य प्रदेश की राज पक्षी है वो दूधराज है। ठीक है, वो राष्ट्र पक्षी है मोर। ठीक है, याद रख लेना, राज पक्षी नहीं है, भारत की है वो। ये मध्य प्रदेश की राज पक्षी पूछा है, दूधराज होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे अंग्रेजी में हम लोग एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर बोलते हैं। ठीक है, और स्थानीय भाषा में इसे हम शाह बुलबुल भी बोलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर इसे आधिकारिक राज्य पक्षी घोषित किया था। अब याद रख लेना ये पॉइंट कि इसे शाह बुलबुल कहते हैं। 1 नवंबर 1981 को इसे क्या राज्य पक्षी घोषित किया था। ठीक है, कौन सी वर्षगांठ पर, याद रख लेना 25वीं। ठीक है, कब, 1 नवंबर 1981 को। ये तमाम पॉइंट आपको याद रखना है। और नर पक्षी की लंबाई और खूबसूरत सफ़ेद पूंछ इसकी प्रमुख पहचान है। ठीक है, सफ़ेद पूंछ। डन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मोर ऑप्शन है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मध्य प्रदेश का राज पक्षी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सारस की बात की जाए, सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, ये भी याद रख लेना। तोता की बात की जाए, ये कोई भारतीय या राजकीय पक्षी नहीं है, तोता तो एक घरेलू है। ठीक है, ये एक अत्यंत लोकप्रिय घरेलू पक्षी है। ठीक है, ये कोई इसे दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन खूबसूरत होता है ना, देना चाहिए था बट नहीं दिया गया क्योंकि ज़्यादा हैं, वो कमी पड़ जाएगी तो उसे कुछ घोषित किया जाएगा, अभी नहीं की जाएगी। ठीक है, कदर नहीं होती जब तक रहते हैं। तो चलिए 5वां क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो कम क्वेश्चन रहेंगे, पर जितने क्वेश्चन रहेंगे ज़बरदस्त रहेंगे। 5 क्वेश्चन हो रहे हैं तो उसमें से आपके 20 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। धूपगढ़, गुरु शिखर, कालूमल, अमरकंटक। तो देखिए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ए ऑप्शन। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो देखिए धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, एक क्वेश्चन। जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, 2 क्वेश्चन। यानी कि ठीक है 4429 फीट। ठीक है, 4429 फीट, 3 क्वेश्चन। यह होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले के प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पंचमढ़ी में स्थित है, 3-4 क्वेश्चन। होशंगाबाद 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। यह चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के महादेव पहाड़ियों का हिस्सा है। यहाँ सूर्य अगस्त पर्यटनों के बीच बेहद लोकप्रिय है। ये तो फालतू के सवाल हैं, लेकिन आपको 3 चीज़ें यहाँ पे 4-5 चीज़ें याद रखना है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 1 क्वेश्चन। इसकी ऊंचाई 2 क्वेश्चन। इस कितने फीट में, ये भी याद रख लेना। होशंगाबाद पर्वतीय स्थल कहाँ पे, पंचमढ़ी में स्थित है। ये सारे पॉइंट याद रखना है। चलिए बी ऑप्शन क्या था, गुरु शिखर। तो देखिए जो गुरु शिखर है यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, याद रख लेना। 1722 मीटर है, जो अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, अरावली। ठीक है, ये दोनों पॉइंट भी याद रख लेना। कालूमल, ठीक है, कालूमल
यह है सबद्रावन शिखर, इसे गुड़बिल पीक भी कहते हैं। ठीक है, यह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 752 मीटर की। ठीक है, कहाँ की? विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो दमोह जिले में स्थित है, दमोह में। ठीक है, जिले में याद रख लेना, विंध्याचल की ऊंची चोटी है। ठीक है, इसे गुड़बिल बोलते हैं। अमरकंटक, यह मोकाल श्रेणी की एक महत्वपूर्ण चोटी है। ठीक है, 1048 मीटर है, जहाँ से नर्मदा, सोन और जोहला नदियों का उद्गम होता है। याद रख लेना, यह राज्य की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जो धूपगढ़ होता है वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो देखिए, जो धूपगढ़ है वो सतपुड़ा में स्थित है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पंचमढ़ी, अमरकंटक, मंडला, जबलपुर। तो देखिए, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हम लोग नर्मदा नदी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, जो सांची स्तूप है वो मध्य प्रदेश के, ठीक है, रायसेन जिले में स्थित है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो याद रख लेना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आउट ऑफ टाइम हो गया है और क्लास को मैं आपको डाल देती हूँ। कल है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसकी लंबाई लंबी होगी थोड़ी, तो आप लोग क्या करना, ठीक है, उस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करना। और आज क्लास इसलिए छोटी ली क्योंकि अभी टाइम नहीं है थोड़ा, कल से क्लास लॉन्ग आएगी और सारी क्लास की इसी टाइप से एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको प्रत्येक ऑप्शन को समझने की कोशिश करना है कि यहाँ से और कौन सा सवाल बन सकता है, तब सिलेक्शन होगा। याद रख लेना, सिलेक्शन उसी व्यक्ति का होगा, याद रख लेना, जो PYQ प्रैक्टिस करेगा, MCQ प्रैक्टिस करेगा। क्योंकि मैं गारंटी देती हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को 1000 बार पढ़ लो, 1000 2000, अगर आप लोग MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस 0 रहेंगे। ठीक है, हाँ आ जाएंगे नंबर, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो 0 में ही गिनेंगे। इसलिए कोई बच्चा कितना भी स्मार्ट बन ले, अगर वो MCQ प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। याद रख लेना, आपको MCQ जहाँ से भी करो, यहाँ से करो, मेरे यहाँ से कहीं से भी करो, आप लोग जब तक MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तो MCQ प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको GK एंड जनरल साइंस GS कवर करवा दूंगी, इतना मैं आपको कह रही हूँ। ठीक है ना, थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।